नमस्कार दोस्तों, आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का समास का प्रकरण जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में केवल और केवल मैंने आपको समास के भेद बताए और अव्ययी भाव समास को लेकर चली थी। आज के समास के प्रकरण का जो दूसरा भाग है उसमें बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व समास, इन तीनों समासों को कैसे करते हैं, सामसिक पद देखते ही आप उनकी पहचान कर सकेंगे। यदि आप सीटेट, टेट, यूपी टेट या अन्य राज्यों के भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं या सुपर टेट जैसी एग्ज़ाम हैं, उसमें समाज से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप सभी प्रश्न आसानी से करते रहेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको आवश्यकता है तो इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न पूछना हो या जो भी आपको सुझाव देने हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपने अपने सुझाव अवश्य दें। तो आज का जो टॉपिक है समास का बहुब्री समास। तो बहुब्री समास जो है आपका पद, ये कैसे होता है, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो जैसे कि कल की वीडियो में जो आपने अव्ययी भाव समास देखा था, अव्ययी भाव समास की पहचान थी कि पहला पद आपको उपसर्ग मिल रहा था उसमें। तो जहाँ पहला पद आपको उपसर्ग मिले और उसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधाना, उसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। आज जो है बहुब्री समास, बहुब्री समास का सूत्र होता है अनेकम मन्य पदार्थे। अनेकम मन्य पदार्थे यानी का जो कोई इसमें कोई अन्य पद जो होता है, जो अन्य पद होता है, जो सामसिक पद जब दिया होता है, जब वो किसी अन्य पद की ओर संकेत करे, किसी तीसरे को संकेत करे, तो वो इसमें पद प्रधान माना जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है प्रायणान्यम पदार्थ प्रधान्य बहुब्री समासा, यानी कि जो अन्य पद जो आपको प्रधान मिलता है, अन्य पद होता है, वो इस बहुब्री समास में प्रधान होता है। अच्छा, इसका समास का नाम बहुब्री समास ही क्यों रखा, बहुब्री समास ही क्यों रखा गया और इसमें तीसरा पद ही प्रधान क्यों माना गया, इसके पीछे भी एक तथ्य है। बहुब्री का मतलब होता है बहु धन व्रीह, बहु माने होता है बहुत से, व्रीह माने होता है धान्य यानी कि चावल, जिसके पास बहुत से चावल हों, जिसके पास बहुत धान्य हों, तो वो या तो किसी सेठ के पास होंगे या किसी कृषक के पास हो सकते हैं, किसान के पास। तो यहाँ पर आपका तीसरा अर्थ निकल के आता है कृषक या कोई सेठ। तो इसमें आपका तीसरा जो अर्थ इसके नाम से भी इंगित करता है, इसलिए इस समास में तीसरा पद यानी कि कोई अन्य पद ही प्रधान रहता है। इसी प्रकार आपके अन्य जितने भी समास हैं, जो भी नाम रखे गए हैं, उसमें प्रत्येक समास का कोई ना कोई तथ्य उसमें छिपा हुआ रहता है। जैसे कि अव्ययी भाव समास है तो उसका पहला पद जो होता है वो अव्यय पद होता है। अव्यय पद वो होते हैं जिन पर काल कर्म क्रिया का कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे ही आपका बहुब्री समास, तो बहुब्री का मतलब होता है जिसके पास बहुत से धान्य हों, चावल हों। ब्रीह माने होता है धान्य, चावल हों, अर्थात कोई किसान या कोई सेठ। तो तीसरा अर्थ यहाँ निकल के आता है। इसलिए बहुब्री समास में सदैव अन्य पद प्रधान ही माना जाता है। इसका जब विग्रह करते हैं बहुब्री समास में तो यत सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यत सर्वनाम के रूप बनते हैं यह, यौ, ये, इस प्रकार से यत सर्वनाम का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब बहुब्री समास की अगर हम भेद की बात करें, बहुब्री समास के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका समानाधिकरण बहुब्री समास, एक होता है आपका व्यधिकरण बहुब्री समास। समानाधिकरण बहुब्री समास वो होते हैं जिनके दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। जब उसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। व्यधिकरण समास में क्या होता है कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जहाँ अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करना पड़े वहाँ व्यधिकरण, जहाँ समान विभक्तियों का प्रयोग होता है वहाँ समानाधिकरण, लेकिन दोनों में होता बहुब्री समास है।
जैसे कि कुछ उदाहरण स्वरूप हैं यहाँ पर, जैसे कि समानाधिकरण है। समानाधिकरण में जैसे कि पहला है आरूढ़ बानरः। आरूढ़ माने होता है बैठना या विराजमान, बानर मान मतलब बंदर। आरूढ़ बानरा यम सह, यानी कि बानर जो आरूढ़ है वह है तो किस पर आरूढ़ होता है? वृक्ष पर। वृक्ष पर सदैव बानर निवास करते हैं, वहीं पर वो अपना आवास बनाते हैं, वहीं रहते हैं। तो बानरा यम सह, तो कौन इसमें निकल के आता है? वृक्ष। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। जितानी इंद्रियाणी येन सह, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीता गया हो। तो जितानी इसमें भी आपके द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। इंद्रियाणी इसमें भी बहुवचन है। येन सह, जिसके द्वारा, वह कौन? हनुमान। तो जितेंद्रिय जब कहा जाता है तो वो हनुमान जी की ओर संकेत करता है। अगला है आपका लब्ध स्वर्ण पदकः। लब्ध माने होता है पाने वाला, स्वर्ण पदक यानी कि स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक को पाने वाला। तो स्वर्ण पदक को पाने वाला कोई तो होगा, कोई पुरुष होगा या कोई ना कोई महिला होगी। तो इसका जो विग्रह यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लब्धम स्वर्ण पदकम, दोनों में देख रहे होंगे आप, समान विभक्तियाँ हैं। लब्धम स्वर्ण पदकम येन सह, लब्धम स्वर्ण पदकम यानी कि स्वर्ण पदक जीता गया जिसके द्वारा। कौन? या तो कोई ना कोई पुरुष होगा या फिर आप यहाँ पर कोई ना कोई महिला भी लिख सकते हैं। अगर यदि आप महिला लिखते हैं तो इस सा के स्थान पर आप इस सा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो सा है ये पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं और ये वाला सा आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो लब्ध स्वर्ण पदकम येन सा, अगर आप ये लिखते हैं तो महिला लिखेंगे, अगर ये लिखते हैं तो पुरुष। अगला है आपका बहुब्री समास। बहुब्री समास में क्या होता है? बहवा बृहया यस्य सह, बहुत से धान्य हैं जिसके पास, वह कौन होगा? कृषक। नीलांबरः, नीलानि अम्बराणि यस्य सह, नीलानि अम्बराणि यस्य सह, नीला है अंबर जिसका, वह कौन? राम। चतुर्मुखम चत्वारि मुखानि यस्य सह, चार हैं मुख जिनके, कौन? ब्रह्मा। पद्मासना, पद्मम आसनम यस्या सा, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर कोई तीसरा पद पुल्लिंग निकलता है तो आप ये सह प्रयोग करेंगे। अगर कोई तीसरा पद अन्य पद कोई स्त्रीलिंग स्वरूप निकलता है तो आप उसके स्थान पर ये सह प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आपका पद्मासना। पद्मम आसनम यस्या सा, यानी कि पद्मम आसनम कमल रूपी आसन किसका है? तो यस्या सा कौन? सरस्वती। त्रिलोचना त्रीणि लोचनानि यस्य सह, तीन हैं नेत्र जिनके, कौन? शिव। गोमय निकाय, गोमय निकाया यस्य सह, गोमय निकाय किसको कहा जाता है? बिच्छू को। तो जहाँ कोई भी आपका तीसरा पद कुल मिला के निकल के आए, कोई अन्य पद जहाँ निकल के आए तो वहाँ होता है आपका बहुब्री समास। तो पहले तो आपको सिर्फ यही पूछा जाता है कि निम्न में समास कौन सा है। तो अगर कोई सामसिक पद अगर आपको कोई दिया है, अगर उस सामसिक पद में कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है तो वहाँ आपको बहुब्री समास ही करना है। और बहुब्री समास के दो भेद होते हैं, जैसे कि आपको बताया है कि समानाधिकरण बहुब्री समास और व्यधिकरण बहुब्री समास। तो ये बहुत कम पूछते हैं। तो समानाधिकरण बहुब्री समास की मैंने आपको पहचान बताई। जब उसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होगा। व्यधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब व्यधिकरण जैसे बहुब्री की बात करें तो व्यधिकरण बहुब्री में आपका होता है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है गदा पाणी, गदा है जिसके हाथ में, गदा। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति है, जिसके हाथ में, यहाँ आपकी हो जाती है षष्ठी विभक्ति। गदा पाणु, गदा है जिसके हाथ में, तो गदा किसके हाथ में? हनुमान। बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ में, किसके हाथ में? सरस्वती। चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में? विष्णु। चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा है, शिव। विष कंठा, कंठ विष है जिनके कंठ में। अब कंठ में विष यानी कि यहाँ तो प्रथमा विभक्ति है, कंठे कंठ में तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है। तो दोनों पदों में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो वो भी शिव। चंद्रशेखरा, शिखर पर जिनके चंद्र है या सिर पर जिनके चंद्र है। तो चंद्र तो आपका हो गया प्रथमा, शिखर पर यानी कि सिर पर तो यहाँ पर हो जाती है सप्तमी। तो चंद्रशेखरे यस्य सह, तो यहाँ भी आपका शिव।
तो ये सारे पद जो हैं आपके बहुब्री समास के हैं। और चूंकि यहाँ पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है व्यधिकरण बहुब्री समास। अगला, और इनके अलावा बहुब्री समास और कहाँ कहाँ होता है? यदि संख्या उत्तर पद बहुब्री, यानी कि यदि बाद वाला पद संख्यावाची हो, इसमें क्या होता है कि अगर आपको पहला पद कोई उपसर्ग मिले और दूसरा पद कोई संख्यावाची मिले, तो वहाँ भी आपका बहुब्री समास होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि बहुब्री समास केवल वहीं नहीं होता है कि जहाँ तीसरा पद निकल के आता है। तीसरा पद यहाँ भी आपका निकल के आएगा इस सूत्र से भी। तो वो आपका जो सूत्र है बहुब्री समास का कि अन्य पद निकल के आता है, तो अन्य पद कोई भी आपका हो तो अन्य पद निकल के आने ही आना है। यानी कि हम देखो एक कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर पहला पद उपसर्ग हो और बाद वाला पद आपको अगर कोई संख्यावाची मिलता है, तो वहाँ भी कौन सा समास? बहुब्री समास। जैसे लिखा उपदशा, यानी कि दशानाम समीपे ये संति ते। दशानाम समीपे, 10 के समीप। अब 10 के समीप कौन कौन से अंक होते हैं? एक तो 9 होता है, एक 11 होता है। ये रहा जैसे आपका 10 के समीप या तो 9 होगा या 11। तो यहाँ भी आपके देखो ये तीसरे पद ये निकल के आए। उपदशा, उपदशा का मतलब 10 के समीप। उपविंशा यानी कि 20 के समीप। 20 के समीप या तो 19 होगा या आपका 21 होगा, तो ये हो जाते हैं आपके उपविंशा, 20 के समीप। उपचत्वारिंशा, उपचत्वारिंशा, तो उपचत्वारिंशत् समीपे ये संति ते, यानी कि 40 के समीप। तो 40 के समीप या तो आपका 39 होगा या फिर आपका 40। तो यहाँ पर उपचत्वारिंशत् यानी कि इसके जो समीप होगा आपका एक तो 39 या 40 के बाद 41। उपासीता, असीत मान होता है 80, यानी कि 80 के समीप वाली संख्याएं। तो 80 के समीप या तो 79 या 81। तो इस तरीके से यदि अगर आपको कोई ना कोई आगे उपसर्ग मिलता है और पीछे कोई ना कोई संख्यावाची शब्द मिलता है, तो वहाँ आपका हो जाता है बहुब्री समास। जैसे अधिपंचाशा, 65 से अधिक। अब 65 से अधिक 501, 65 से अधिक 501। सहस्त्र अधिक सहस्त्रसा, यानी सहस्त्रात अधिक। 1000 से अधिक यानी कि 1001, 1002 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी आपके अन्य पद निकल के आते हैं। तो यहाँ भी आपका कौन सा समास? बहुब्री समास। और बहुब्री समास कहाँ कहाँ होता है? बहुब्री समास यानी कि अगर आपको उभय पद संख्यावाची मिलें, दोनों पद संख्यावाची मिलें, तो वहाँ भी आपका बहुब्री समास। द्वित्रः, द्वित्रः, दोनों पद देख रहे होंगे यहाँ पर आप, दोनों पद कैसे हैं? संख्यावाची हैं। द्वित्रः, द्वित्रः का मतलब 2 या 3, दो वा त्रया वा, 2 या 3। त्रिचतुरः, 3 या 4। पंचसा, पंचवा षडसा, 5 या 6। तो अगर आपको दोनों पद संख्यावाची मिलते हैं, तो वहाँ भी आपका बहुब्री समास। और कहाँ कहाँ होता है बहुब्री समास? एक ये आपका है, एक लक्षण ये है बहुब्री समास का, व्यतिहार लक्षण में। व्यतिहार का मतलब होता है जहाँ यदि कोई ऐसा पद लिखा हो जहाँ आपको युद्ध के होने जैसा आभास हो, तो वहाँ भी आपका कौन सा समास? बहुब्री समास। जैसे केसा केसी, केसा केसी यानी कि बालों बालों को पकड़कर। केसियेषु केसियेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम, यानी कि बालों बालों को पकड़कर वहाँ भी एक युद्ध की जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। केसा केसी, दंडा दंडी, दंडई दंडी प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम। दंडई दंडई, मुष्टा मुष्टि, यानी कि मुष्टका मुष्टि भी। यहाँ भी आपका बहुब्री समास। मुसला मुसली, मुसलई मुसलई। ऐसे जब आपको कोई सामसिक पद मिले जहाँ युद्ध के होने जैसा आपको आभास हो, तो ऐसे पदों में भी बहुब्री समास। तो आगे है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की अगर हम पहचान की बात करें, तो इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। अगर आपको कोई ऐसा सामसिक पद मिलता है, तो उस पद में होगा आपका कर्मधारय समास। जैसे कि कुछ सामसिक पद ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक समास पद भी होते हैं। जैसे कि ये एक है आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान, अर्थात चाहे तो इस समय नरेंद्र मोदी जी को आप ले लें या जो भी हो वर्तमान में आप उन्हें ले सकते हैं। मंत्रियों में है जो प्रधान, तो इसमें भी तीसरा अर्थ निकल के आता है, एक यूनिक पद है, तो यहाँ अव्यय भाव समास। एक और इसमें होगा, मंत्रियों में है जो प्रधान,
अर्थात नरेंद्र मोदी एक आपका हो जाता है मंत्रियों में प्रधान। तो मैं जो है वो कारक चिन्ह है, इसमें कारक चिन्ह का भी लोप है, तो इसमें हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। एक ये मंत्री की एक विशेषता भी है कि मंत्री कैसा है, प्रधान है, तो ये विशेषता पद भी है, विशेषण पद भी है। तो यहाँ आपका हो जाता है कर्मधारय समास। तो जब आपको इस तरीके से एक जो आपके लिखित परीक्षा हो चुकी है, सबसे पहली जो हुई थी, उसमें आपसे ये पद पूछा गया था परीक्षा में, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, उसमें आपके तीनों के तीनों ही समास सही माने गए थे, अव्ययी भाव, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास में आपका होता है कि एक पद दूसरे पद की आपकी क्या बताता है, विशेषता बताता हो, तो वहाँ होता है कर्मधारय समास। इसका सूत्र है विशेषणम विशेष्यण बहुलम। इसका पहला पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण वो पद कहलाता है जो विशेषता बतलाता है, विशेष्य वो पद जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य वो पद जिसकी विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास के यहाँ पर 4 भेद होते हैं और चारों के चारों भेद मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, उनको समझाने का प्रयास करूँगा। कर्मधारय समास के 4 भेद। एक होता है विशेषण विशेष्य, यानी कि एक पहला पद जिसका विशेष्य हो, दूसरा पद, पहला पद विशेषण हो तो दूसरा पद विशेष्य हो। इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, ये शब्द निकलता है। जब विग्रह करेंगे जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बरम, पीला है जो अंबर, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। तो है जो जब विग्रह निकले, लोप निकले इन शब्दों का, तो वहाँ होता है आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय। उभय पद कर्मधारय, जिसके दोनों पद विशेषण हों, जिसके दोनों पद विशेषण हों कर्मधारय। इस समास में आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, ये उभय पद कर्मधारय के जो सामसिक पद होते हैं वहाँ द्वंद्व समास भी होता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अभी नीचे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तब वहाँ आपको बताएंगे। अगला है आपका उपमान कर्मधारय। तीसरा है उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय में पहला पद इसका उपमान होता है और जब हम उस सामसिक पद का जब विग्रह करते हैं तो उसमें की तरह या के समान ये ऐसे शब्द निकल के आते हैं, जैसे कि लिखा हो आपका नरसिंह, सिंह की, नर सिंह की तरह, पुरुष व्याघ्रा, पुरुष व्याघ्र की तरह, या के समान आप कह सकते हैं। तो की तरह या के समान जब ये विग्रह करने पर ये शब्द निकले तो वहाँ हो जाता है आपका उपमान कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, रूपक कर्मधारय का पहला पद उपमेय होता है तो दूसरा पद उपमान होता है, और जब इसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में रूपी शब्द निकलता है, रूपी। जैसे लिखा हो मुख कमल, मुख रूपी कमल। ऐसे ही जैसे लिखा हो दुख सागर, दुख रूपी सागर। तो ऐसे पदों में आपका होता है रूपक कर्मधारय, जहाँ रूपी शब्द निकले। की तरह या के समान वहाँ उपमान कर्मधारय। जिसके दोनों पद विशेषण हों वहाँ उभय पद कर्मधारय। जहाँ दोनों पदों के बीच में विग्रह करें तो है जो शब्द निकले वहाँ हो जाता है आपका विशेषण विशेष कर्मधारय। तो इस तरीके से कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पद सीधा प्रश्न ये किया जाए, प्रश्न आपका अगर ये हो कि कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः में समास है, तो कृष्ण सर्पा में समास है, और अगर आपको विकल्प मिलता है कर्मधारय समास तो आप कर्मधारय समास करेंगे। अगर कर्मधारय के अंतर्गत अगर आपको ये भेद मिलते हैं तो आप वो करेंगे। तो कृष्ण सर्प में एक आपका ये विशेषण है, ये विशेष है, तो पहला वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये पद हो जाते हैं। जैसे कि इनके कुछ एग्जाम्पल है ये लिखे हुए हैं, जैसे कि ये हैं, जैसे कि लिखा है नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, यानी कि नीला है जो कमल। देखो यहाँ पर जब मैंने इसका विग्रह किया तो दोनों पदों के बीच में है जो निकला, तो ये इसमें हो जाएगा विशेषण विशेष कर्मधारय। कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा, तो काला है जो सर्प, तो यहाँ भी आपका विशेषण विशेष पहला वाला प्रकार। गौर मुखम, गौर है जो मुख। कृष्ण श्वेत, अब ये जो आपके 3 थे ये विशेषण विशेष कर्मधारय के उदाहरण थे। कृष्ण श्वेत, यहाँ पर आप देख रहे होंगे उभय पद हैं, ये इसमें कर्मधारय, उभय पद विशेषण हैं, इसमें दोनों पद विशेषण हैं, काला और सफ़ेद। तो इसमें एक तो ये है कि इसमें आपका कर्मधारय समास के अतिरिक्त एक इसमें द्वंद्व समास को भी है। तो अब आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, जब इस तरीके से आपको कोई विकल्प मिले, प्रश्न आए कृष्ण श्वेत, शीतोष्ण, पीत कृष्ण,
दोनों पद एक दूसरे के पूरक मिलें, जब उसका विच्छेद करें, विग्रह करें, तो उसमें और चिन्ह का लोप निकलता है। तो और चिन्ह का लोप आपका द्वंद्व समास में निकलता है। अगर आपको इस सामसिक पद में द्वंद्व समास विकल्प मिलता है तो हम वो करेंगे। द्वंद्व समास के विकल्प के अभाव में तब हम कर्मधारय समास को करेंगे। कर्मधारय समास में वो भी उभय पद कर्मधारय समास के अंतर्गत करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, तो वो लोग ऐसा गलत मानते हैं। इसमें कर्मधारय समास भी है और कर्मधारय समास के साथ साथ द्वंद्व समास भी है। कर्मधारय समास इसलिए है क्योंकि ये दोनों पद विशेषण हैं और कर्मधारय समास में विशेषण पद भी सम्मिलित होता है। तो इसमें दोनों पद विशेषण है, इसलिए इसका नाम उभय पद कर्मधारय होता है। जैसे कि ये रहा आपका एक और उदाहरण, शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, यानी कि सर्दी और गर्मी। तो चराचरम, चर और अचर, चरम च अचरम च, तो ऊपर वाला और एक ये आपके द्वंद्व समास में भी आते हैं और उभय पद कर्मधारय भी होते हैं। द्वंद्व समास जब विकल्प में ना हो तो उसके अभाव में हम उभय पद कर्मधारय विकल्प को चुनते हैं। नरसिंह, नर एव सिंघा, यानी कि नर सिंह की तरह। जब की तरह होता है तो उनके बीच हम एव शब्द का प्रयोग करते हैं। एव, नर कैसा, सिंह की तरह, तो ये आपका हो जाता है उपमान कर्मधारय। घन श्यामा, घन श्याम की तरह, बादल श्याम की तरह। पुरुष व्याघ्रा, पुरुष व्याघ्र की तरह, तो ये हो जाते हैं आपके उपमान कर्मधारय। अगला है जैसे ये रहा आपका, जैसे कि ये है शोकाग्नि, ये रहा आपका शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि। दुख सागर, दुख रूपी सागर, रूपी के लिए एव शब्द का प्रयोग करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो एव, दुख रूपी सागर। विद्याधनम, विद्याधनम, विद्या रूपी धन, ना कि यहाँ पर आप करेंगे कि विद्या का धन, विद्या का धन नहीं, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। कन्या धन, कन्या रूपी धन, कन्या का धन नहीं होता है, कन्या रूपी धन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो ये होता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी रूपक कर्मधारय के अंतर्गत आता है। अगला है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होता है, द्वंद्व समास की आपकी पहचान है कि इसमें दोनों पदों के बीच जब विग्रह करेंगे तो और शब्द का लोप निकलता है, और शब्द मिलता है। इसका जो सूत्र होता है, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समासस्य भेदा, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद। पहला भेद जो है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, जब सामसिक पद इसमें दोनों होते हैं, दोनों ही पद अलग अलग अपनी प्रधानता रखते हैं। जैसे कि माता पिता, इसमें मैंने 2 सामसिक पद बोले, माता पिता, तो इसमें ये हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे हम कहें राजा रानी, तो दोनों पद जो हैं अलग अलग अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, तो इसमें दोनों पद आपको रखे हुए मिलते हैं, दोनों ही पद अलग अलग प्रधानता रखते हैं। तो ऐसा समास आपका होता है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है आपका एक शेष द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, एक शेष द्वंद्व समास में इसमें सामसिक पद तो आपको एक ही होगा, एक ही मिलेगा, लेकिन वो एक ही पद 2 पदों का बोध कराता है। जैसे कि लिखा हो पितरऊ, पितरऊ का मतलब ही होता है माता और पिता। भ्रातरऊ, पद एक है लेकिन 2 पदों का बोध कराता है। भ्रातरऊ, भ्रातरऊ का मतलब होता है भाई और बहन। तो इसमें जब एक पद हो और 2 पदों का बोध कराए, 2 पदों का होने का ज्ञान कराए, तो वहाँ होता है एक शेष द्वंद्व समास। अगला जो तीसरा है, तीसरा का अर्थ है, इसका मतलब है जब सामसिक पद किसी समूह का बोध कराए। कोई ऐसा पद लिखा हो जो किसी समूह का बोध कराए। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो नदी नाले, नदियों और नालों का समूह, तो हो जाता है आपका समाहार द्वंद्व समास। रथ और घोड़े, तो रथों और घोड़ों का समूह, तो वहाँ भी आपका समाहार द्वंद्व समास। मुख नेत्र, मुख और नेत्र कितने, 2, जहाँ जब 2 से अधिक की जब बात हो जाए सामसिक पद में तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास हो जाता है। हाथ और पैर, तो ये भी आपका समाहार द्वंद्व समास। जब समाहार द्वंद्व समास या एक शेष या इतरेतर जब आपको विकल्प में नहीं मिलता है तब हम केवल और केवल द्वंद्व समास करते हैं। तो मैंने यहाँ ये बताना ज़रूरी समझा, शायद इससे संबंधित अगर प्रश्न आता भी है तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो समाहार द्वंद्व समास, मुख नेत्र, मुख और नेत्र, तो ये समूह की एक बात है। तो जब किसी एक समूह का बोध होता हो जिस पद में, वहाँ हो जाता है समाहार द्वंद्व समास। जैसे कि एग्जाम्पल जो हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दर्शाए हुए हैं। स्त्री पुरुषौ, 2 पद हैं, स्त्री च पुरुषः च।
रामकृष्णौ रामः च कृष्णा च, माता पितरौ माता च पिता च, हरिहरौ हरि च हरा च, हरि यानी विष्णु, हरा यानी के भगवान शिव। तो हरि च हरा च, तो इसमें देख रहे होंगे आप दो दो पद लिखे हैं, तो ये हो जाता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। पितरौ का मतलब माता च पिता च, अजौ अजा च अजह च, अजा माने होता है बकरी और अजह माने होता है बकरा। अजा च अजह च, भ्रातरौ भगनी च भ्राता च, भाई और बहन। पुत्रौ पुत्रा च पुत्री च, पुत्र और पुत्री। तो इसमें देख रहे होंगे आप एक पद है लेकिन दो पदों का बोध कराता है, तो ये हो जाता है आपका एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष मतलब एक पद। ये हैं आपके समाहार द्वंद्व समास। रथाश्वम रथ और घोड़े, हस्तपादम हाथ और पैर, मुख नेत्र मुख और नेत्र। तो ये हो जाते हैं आपके समाहार द्वंद्व समास, जहाँ एक समूह का बोध होता है। तो ये आपके सामसिक पद इतने थे जो आज की वीडियो में आपने पढ़े। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और द्वंद्व समास से संबंधित आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको इसकी पूरी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।